दोस्तों नमस्कार, मैं केसी वैरवा आरसी केतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज जो अपना सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME 301 के है। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग COP, यानी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके COP को अपन किस तरीके से किस मेथड से इम्प्रूव कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में आज के इस टॉपिक में अपनी स्टडी करेंगे। अपन वेपर कंप्रेसर साइकिल का COP कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस इम्प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स अपन यूज करते हैं, जिनमें बेसिकली आपके पास में ये जो 4 मेथड्स आपको दिखाए गए हैं, इनमें से फर्स्ट है आपके पास में COP इम्प्रूवमेंट बाय एडिंग ए फ्लैश चैम्बर, इम्प्रूवमेंट बाय सबकूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट by using vapors of refrigerant। तीसरा जो मेथड है इम्प्रूवमेंट बाय सबकूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और चौथा जो मेथड है आपके पास में इम्प्रूवमेंट बाय एक्सटर्नल सबकूलिंग। ठीक है, यहाँ अपने 4 मेथड जो दिखाए गए हैं जो सिलेबस के हिसाब से सिलेबस के अनुसार हैं। पहला एडिंग ऑफ फ्लैश चैम्बर, दूसरा सबकूलिंग बाय यूजिंग ए वेपर्स ऑफ ए रेफ्रिजरेंट, तीसरा सबकूलिंग बाय यूजिंग ऑफ ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आपके सिस्टम में होती है, और चौथा जो आपके पास में एक्सटर्नल सबकूलिंग। आगे देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मेथड जो आपको दिया गया था इम्प्रूवमेंट बाय एडिंग फ्लैश चैम्बर। जहाँ तक अपने फ्लैश चैम्बर की बात करते हैं कि जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आपका फ्लैश चैम्बर है। ये एक इंसुलेटिंग टैंक होता है जिसमें बफल्स लगे होते हैं। यहाँ से देखिए ये किस के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ से आपके पास में कंडेंसर आया हुआ है, और कंडेंसर के बाद में ये एक्सपेंशन वाल्व है और ये इवोपरेटर है। सो ये डिवाइस किस के बीच में कनेक्टेड है आपके पास में, इवोपरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व के बीच में कनेक्टेड है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, द फ्लैश चैम्बर इज ए इंसुलेटिंग टैंक, इट इज एडेड बिटवीन द एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। होता क्या है कि यहाँ से आते ही आपके पास में जैसे ही एक्सपेंशन होता है रेफ्रिजरेंट का लो प्रेशर पर, कुछ रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ लिक्विड में रहता है। जो ये वेपर में जो रेफ्रिजरेंट आपका कन्वर्ट हो गया, यदि अपने इसको इवोपरेटर से पास करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर कोई कूलिंग इफेक्ट में कोई एक्टिव रोल नहीं करता, ये इनएक्टिव रहता है। इसका मतलब इसे पास करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो अपन क्या करते हैं, इस फ्लैश चैम्बर में ये जो वेपर है रेफ्रिजरेंट की, इस रेफ्रिजरेंट की वेपर को सीधा ही अपन कंप्रेसर को पास कर देते हैं, बजाय कि इवोपरेटर से पास करने। क्योंकि ये जो वेपर है आपके पास में फ्लैश चैम्बर में जो ऊपर वेपर कलेक्ट हुई है, इसका कूलिंग इफेक्ट में, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट में कोई रोल नहीं होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपनी जब इस रेफ्रिजरेंट को जो वेपर जो है रेफ्रिजरेंट की, उसको यदि यहाँ से पास आउट करते हैं, सो ऐसी कंडीशन में आपके पास में जो इवोपरेटर्स है, जिसकी ट्यूबिंग सिस्टम्स है, या आपके पास में इवोपरेटर की साइज है, वो अननेसेसरी बढ़ जाती है। ठीक है, सो उसको रिड्यूस करने के लिए अपने फ्लैश चैम्बर यूज करते हैं। यहाँ से देखिए कि आपके पास में यदि मैं pH साइकिल पर इस साइड डायग्राम को देखता हूँ, यहाँ से आपके पास में कंप्रेशन प्रोसेस है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है कंडेंसर में, और ये थ्रॉटल वाल्व में एक्सपेंशन प्रोसेस है, और यहाँ से ये शुरू होता है। ये पॉइंट आपके पास में E पॉइंट लिक्विड स्टेट पर है यहाँ पर, और D पॉइंट आपके पास में यहाँ से जो वेपर कंडीशन में है आपके पास में F पॉइंट जो अगेन आपके पास में इवोपरेटेड हुआ यहाँ से, और यहाँ आने पर ये इस कंडीशन पर आ गया जहाँ पर अपने इसको कंप्रेसर को सप्लाई कर रहे हैं।
इस फ्लैश चैम्बर को ऐड करने से आपके पास में देखिए रेफ्रिजरेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके पास में, ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है आपके पास में। दूसरी बात, कंप्रेसर वर्क पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपके पास में, सेम कंप्रेसर वर्क रहेगा। और जब आपके पास में कंप्रेसर वर्क सेम है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट सेम है, तो आपके पास में सीओपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ फर्क पड़ेगा क्या कि आपके पास में जो इवोपरेटर है उसकी पाइप की साइज या इवोपरेटर की साइज वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपके पास में ये जो लिक्विड है पहुंचा इस स्टेट में, यहाँ से कुछ रेफ्रिजरेंट जो आपके पास में पहले आपके पास में विदाउट एड ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट ही होता, लेकिन यहाँ पर आपके पास में कुछ क्वांटिटी ऑफ जो वेपर है वो इससे बाईपास हो जाती है। तो यहाँ एक्चुअल में जो आपके पास में ये जो मास आपके पास में आ रहा था, फ्लो रेट जो रेफ्रिजरेंट की यहाँ से आ रही थी, वो यहाँ से इस इवोपरेटर में जब यहाँ से यहाँ तक पास आउट होगी तो उसमें से यहाँ से जो वेपर जो रेफ्रिजरेंट जाता है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये फ्लैश चैम्बर काम करता है। दूसरा जो आपको मेथड्स दिखाया गया है, इस मेथड की बात करते हैं अपन। यह है सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ए वेपर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। यहां पर दिखाया गया है कि वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट आपके पास में रेफ्रिजरेंट वेपर में कब बनता है, कब कन्वर्ट होता है, जब ये इवोपरेटर से बाहर आता है, यहाँ से बाहर आता है उस कंडीशन में आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर ये लेटेंट हीट पिकअप कर चुका होता है और यहाँ से इस इवोपरेटर में ये लेटेंट हीट पिकअप करके लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इवोपरेटर से आया हुआ रेफ्रिजरेंट आपके पास में वेपर फेज में होता है, लेकिन यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। दूसरी बात, आपके पास में ये जो कंडेंसर से आपके पास में रेफ्रिजरेंट आ रहा है ये लिक्विड फेज में होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर एज ए हाई होता है यहाँ पर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो कंप्रेसर को देने के लिए अपने पास में मेन कंप्रेसर को जो अपन सप्लाई करेंगे वो आपके पास में ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर होनी चाहिए या सुपर हीटेड वेपर होनी चाहिए। तो इसको सुपर हीटेड बनाने के लिए और इसको उस कंडीशन में अपन इस हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं, जिसको रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। यहाँ से इस लिक्विड का रेफ्रिजरेंट जो है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आपकी कंडेंसर से आ रहा है, इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर राइज होगा। ये जो हीट एक्सचेंजर आपने कनेक्टेड किया गया है ये यहाँ से कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व से पहले कनेक्टेड है और इधर से आपके पास में जो आपके पास में इवोपरेटर और कंप्रेसर के बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ से इसका टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री कुछ रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से इसका टेम्परेचर माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ सब कूलिंग इफेक्ट होने के कारण आपके पास में रेफ्रिजरेंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में कंप्रेसर की सुपर हीटिंग होने के कारण आपके पास में कंप्रेसर में जो लिक्विड पार्टिकल्स है रेफ्रिजरेंट के वो जाने से बच जाएंगे, जिससे आपके पास में कंप्रेसर डैमेज होने से बच जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास में यहाँ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ कंप्रेशन वर्क भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये सुपर हीटेड जोन में जा चुका होता है, लेकिन एज कंपेयर टू कंप्रेशन वर्क की बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा इंक्रीज होता है। इस वजह से इस सिस्टम में आपके पास में इसका COP इंक्रीज होगा बाय यूजिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। इस तरह की ये सब कूलिंग इफेक्ट आपको COP को इम्प्रूव करने का काम करता है। तीसरे सब कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं अपन, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यूज करके किया जाता है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, आपके पास में यहाँ से ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर से आपके पास में रेफ्रिजरेंट है, कंडेंसर में आता है, यहाँ पर ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद में ये एक्सपेंशन वाल्व में जा रहा है और एक्सपेंशन वाल्व में जाने से पहले जो आपके पास में एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद में इवोपरेटर में जाने से पहले यहाँ से
लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो ट्रैप कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को पास किया जाता है बाय ए थ्रू ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से पास किया जाता है। इससे होता है क्या है कि आपके पास में ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपके पास में कंडेंसर से आया है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और आपके पास में ये जो रेफ्रिजरेंट आपके पास में लिक्विड रेफ्रिजरेंट आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व पे है जिसका लो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर राइज होता है। सो इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी आपके पास में इसकी सबकूलिंग करती है, यानी अपन स्मॉल क्वांटिटी का भी रेफ्रिजरेंट यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट ले लेते हैं और इस हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं। उस कंडीशन में आपके पास में जो कूलिंग सबकूलिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस जैसे ही ये यहाँ से आउट आएगा आपके पास में ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके पास में कंप्रेसर में सप्लाई कर दिया जाएगा। हीट एक्सचेंजर के कारण आपके पास में यहाँ सबकूलिंग इफेक्ट होगा, और यहाँ पर अगेन टेम्परेचर इसका रिड्यूस हो जाएगा। इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि आपके पास में कंप्रेशन वर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास में सबकूलिंग होने के कारण रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका इंक्रीज हो जाता है। ये जो टेम्परेचर है आपके पास में -10 डिग्री के नियर होता है, और यहाँ से ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो आपके पास में नियर बाई इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, और इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। इससे ये होता है कि आपके पास में जो कंप्रेसर को आप जो रेफ्रिजरेंट सप्लाई कर रहे हैं वो सुपर हीटेड या ड्राई एंड सैचुरेटेड होता है, तथा आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे ओवरऑल आपके पास में COP सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है। देखिए पहले के तीन मेथड्स में अपन जो है वो सिस्टम्स के अंदर से रेफ्रिजरेंट को यूज कर रहे थे। आयरदा जो कूलिंग के लिए अपन रेफ्रिजरेंट काम ले रहे थे, इवोपरेटर के बाद में काम ले रहे थे वो वेपर थी, और इवोपरेटर से पहले सब कूलिंग के लिए जो लिक्विड ले रहे थे, जो रेफ्रिजरेंट ले रहे थे, वो लिक्विड स्टेट में था। यानी अपन जो सब कूलिंग कर रहे थे वो सिस्टम के अंदर से कर रहे थे। यदि अपन इस तरह से हीट एक्सचेंजर एक प्रोवाइड करते थे बिटवीन द कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व के, जहां से जो कूलिंग इफेक्ट कर रहा है, जो सब कूलिंग जो लिक्विड कर रहा है रेफ्रिजरेट करेगा, वो दूसरी डिफरेंट कैपेसिटी का लिक्विड ले सकते हैं। जैसे अपन एज ए यूज ए वाटर यूज कर सकते हैं अपन, इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। सो इस तरह से बाहर से अपन एज ए कूलेंट यूज करके, और कंडेंसर से जो आया हुआ रेफ्रिजरेंट है उसको अपन सब कूल करते हैं। इस वजह से ये एक्सटर्नल सोर्स सब कूलिंग कहलाती है। इसको आपके पास में PV एंड TS डायग्राम पर दिखाया गया है कि यदि अपन एक्सटर्नल सब कूलिंग करते हैं तो आपके पास में ये जो सब कूलिंग है आपके पास में pH चार्ट पर है, और यहाँ से आपके पास में ये TS डायग्राम पर है। जो कि अपने पास में ना ही अपन सब कूल करने के बाद में उस जो कूलिंग फ्लूइड है उसको कहीं अपने सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से ओवरऑल आपके पास में इसमें जो इफेक्ट दिखाई देंगे वो ये दिखाई देंगे, और इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि आपके पास में जो कूलिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और COP आपका सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन वर्क आपका सेम रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कंप्रेशन वर्क इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि आपको बाहर से अलग से जो कूलिंग फ्लूइड्स हैं वो सप्लाई करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पंपिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा आपको पास में, और उस कूलिंग जो मीडिया है उसको भी कूल करने के लिए आपके पास में एक्स्ट्रा अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अपन जो एक्सटर्नल सोर्स से सब कूलिंग कर दे सकते हैं, और इस सिस्टम से अपन COP को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।